नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर शेर सैनिक। मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बिल्कुल आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे हों। आज का क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथीगण अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर जितने लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ताकि आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करें। और आज आप लोग का जो क्लास है राफेल जैसे क्लासेस होने वाला है, तो आपका कमेंट भी राफेल जैसा उड़ना चाहिए। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो आपने क्लास को शेयर कर दिया ही होगा, तो अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्लास का चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला बात आता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए, आज के क्लास को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके या अभिक्रिया करके समान गुण करके भी समान गुण वाले एक या अधिक नए तत्वों का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी शॉर्टकट में बोल दें, दो या दो से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए तत्वों का निर्माण करता है, चाहे नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब यहाँ पे मान के चलिए H2 प्लस O2 क्या करता है? अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? H2O का निर्माण करता है। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा हम बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है। तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे बब्बर शेरो कि यह गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन 2 गो गैस के मिलने से एक भिन्न गुण वाले नए तत्वों का आविष्कार हुआ या निर्माण हुआ, जो क्या है? लिक्विड है, द्रव है। तो समझ में आ गया? याद हो जाएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया? एक बार दबा के कमेंट कर दीजिए कि यस सर क्लियर हो गया, फोड़ देंगे सर। क्लियर?
यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक बात आता है, एक छोटा सा टर्म आता है, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए और छूट गया है, इसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? अभिकारक कहते हैं। मिस टाइपिंग हो गया है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे C+O2 CO2, तो यहाँ पे अभिकारक कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पे अभिकारक कौन हुआ? C+O2। याद हो जाएगा। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे बाबुआ? अभिकारक। समझ में आवता मर्दे? चले के आगे हमने सन बढ़ल जाई। आरू ले लो H2+O2 H2O। तो अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ? अभिकारक हुआ। अभी हम लोग दो गो टॉपिक पर हैं, क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार दबा के कमेंट कर दीजिए अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारा उदाहरण होता है, जैसे में लोहे का जंग का लगना, दूध का फटना, समझ में आ गया? चाहे दूध का दही का बनना, सब क्या है? कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया ही है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा है अभिकारक किसे कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे में आप सब एग्जांपल देखें, इधर वाला जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो सब क्या है? अभिकारक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करिए जरा। अब चलिए अगला है प्रतिफल, जिसको हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। जैसे में H2+O2 ये क्या करता है? अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये क्या कर रहा है भाई? अभिक्रिया में क्या कर रहा है? ये भाग ले रहा है। तो यानी H2+O2 क्या हो जाएगा? अभिकारक। ये क्या हो जाएगा? अभिकारक। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे 2H2O खाली होगा। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण हुआ इसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। क्लियर हुआ? तो अब जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे प्रतिफल। जैसे में H+Cl ले लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हुआ? अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसलिए ये सब का हुआ आपका अभिकारक होता है। समझ में आ गया? और H+Cl मिलकर HCl का निर्माण करता है, तो ये क्या हुआ? आपका प्रतिफल हुआ। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होगा उसे प्रतिफल कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो आगे बढ़ा जाए, बोलिए। चलो तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ा है अभिकारक किसे कहते हैं। उसके बाद से प्रतिफल किसे कहते हैं। याद हो जाएगा? अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। याद हो जाएगा? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की
विशेषता या गुण। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या गुण। अच्छा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के जो विशेषता या गुण है वो क्या है, निम्नलिखित है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता तथा गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, गैस का बनना, रंग में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया की क्या गुण है भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निर्माण हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डील करेंगे। आप लोग सबको शेयर कर दीजिए भाई साहब, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज आपका पूरा टोटल एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये सारा चीज वन शॉट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि एक ही क्लास में आप लोग का खत्मा कर देते हैं। आइए हम लोग देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। तो पहला क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसके कारण अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। तो कोई कहेगा रासायनिक अभिक्रिया का क्या गुण है भाई, तो बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया का पहला गुण है कि इसके कारण अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अब कोई कहेगा कैसे भाई, हमको थोड़ा सा दिखाओ कैसे होता है, हमको तो दिखिए नहीं रहा है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है कि जब मोमबत्ती को जलने पर मोमबत्ती ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी मोमबत्ती जलने से पहले किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। लेकिन वो जब जलना प्रारंभ करता है तो वह गैस और द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए, जला तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी पदार्थ जलता है तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, और जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो जो पदार्थ था वो ठोस अवस्था में था, लेकिन जलने के कारण वो द्रव या गैस अवस्था में हो गया। इसीलिए पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन क्लियर हो गया। चाहे आइए एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण देख लीजिए। मान के चलिए कि 2H2 प्लस O2, तो हाइड्रोजन भी किस अवस्था में है, गैस में। ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है, गैस में। लेकिन जब अभिक्रिया होगा तो 2H2O का निर्माण होगा। समझ में आ गया। तो ये जो होता है जल हो जाता है, जल। तो जल आपका गैस अवस्था में पाया जाता है कि द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में, तो इसलिए लिक्विड। अब बताइए दो गो गैस का अभिक्रिया हुआ तो एक द्रव का निर्माण हुआ, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, परिवर्तन हुआ भाई साहब। दिखा तोहरा अखिया से दिखल हमर दे, अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यानी कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होता है जिसके कारण अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरा होता है ताप में परिवर्तन। अरे 2 नंबर कहाँ गया जी, अच्छा नंबरिंग में प्रॉब्लम हुआ है, ये 2 ही नंबर है। तो देखिए ताप में परिवर्तन, ठीक है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें ताप में परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। तो कोई कहेगा रासायनिक अभिक्रिया के क्या गुण है, तो बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया का पहला गुण है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा का गुण है ताप में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसके कारण ताप में परिवर्तन होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में, जब कली चूना, चुनाव नहीं होगा, देखिए मिस टाइपिंग हुआ है। जब कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाता है तो आप लोग देखे होंगे उससे क्या होता है, भाप निकलता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या हो सकता है, ताप में भी परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, तो जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में अगर ताप का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा।
जैसे में कली चूना पर जल गिराइएगा तो क्या होगा, उष्मा देगा, गर्म हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यह कौन सा अभिक्रिया हुआ, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मॉइस्ट VBI। बहुत बार लगा लीजिए, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया मॉइस्ट VBI टॉपिक है। समझ में आ गया। और दूसरा, जब ताप का अवशोषण होगा, जब ताप का क्या होगा, अवशोषण होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। याद हो जाएगा। तो जिसमें ताप का उत्सर्जन हुआ उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ताप का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे में प्लास्टर ऑफ पेरिस पे क्या करिएगा, जल गिराइएगा, देखिएगा ठंडा जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जल गिराते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है, यानी जल का अवशोषण होता है। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। याद हो जाएगा। दो गुण आपका क्लियर हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन हो सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं। ये दोनों नियम, दोनों विशेषता अगर आपका क्लियर हो गया है तो एक बार एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग कि यस सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। और सबको थोड़ा सा कमेंट करिए, पावर ऑफ आईटीटी, आईटीटी है तो मुमकिन है। अब देखिए तीसरा गुण होता है गैस का बनना। तीसरा क्या गुण होता है, तो गैस का बनना। तो आइए हम लोग देखते हैं गैस का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे में सोडियम जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कहते सोडियम है, कहते जल से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, और गैस का भी निर्माण हो सकता है। समझ में आ रहा है। आ रहा है तो एक बार लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। समझ में आ गया। आगे है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। जैसे में पोटेशियम पर मैग्नेट बैगनी रंग के विलयन में जब नींबू के रस धीरे धीरे निचोड़ने पर विलयन का रंग गायब होने लगता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, रंग में परिवर्तन। चाहे लाले लिटमस पत्र वगैरह पर, लाल लिटमस पत्र पर क्या किया जाता है कि इसे नींबू वगैरह का रस डालने पर वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। चाहे नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अभी क्या हुआ, रंग परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। चाहे आप लोग दो कलर ले लेते हो, ये आपस में मिलाते हैं तो एक अलग कलर का निर्माण होता है, हुआ कि नहीं वहां पे परिवर्तन। सब तो अभिक्रिया ही है भाई। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया की गुण या विशेषता। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अनुच्छेद नहीं होगा, मिसटाइपिंग हो गया है। एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पृथक हो जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे दो बार टाइप हो गया है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर वह सिल्वर क्लोराइड के दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। समझ में आ गया। अवक्षेप का बनने में क्या, तो एक ठोस पदार्थ को जब रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप पृथक हो जाता है, जैसे में यानी बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का भी क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे तो सोडियम क्लोराइड के कोई जलीय विलयन है, अगर सिल्वर नाइट्रेट के क्या करेंगे, विलयन उनमें डालेंगे, तो सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे में देखिए सोडियम क्लोराइड तो NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्राइट HgNO3। समझ में आ गया। तो इसमें सिल्वर AgCl का प्लस
NaNO। तो समझ में आ गया। तो जब का हुआ सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर सिल्वर क्लोराइड का क्या करता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को ही क्या करेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। याद हो जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का भी निर्माण होता है, जैसा कि अभी लास्ट हम लोग देखा। अब हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बोलिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मान चलिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो उन अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है उसका संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर जल बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। तो हाइड्रोजन का हम लोग क्या लिखते हैं, H2, ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं, O2। तो अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण हुआ, जब 2 से गुना हो गया तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे H2O का निर्माण जल का, यानी कि H2 क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, समझ में आ गया। O2 क्या है, ऑक्सीजन है, समझ में आ गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। तो समझ में आ गया। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया था। और रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। क्लियर है। हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, मान चलिए अगर कोई कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। तो इसका समीकरण क्या होगा, तो परिभाषा रासायनिक समीकरण का क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, क्लोरीन का क्या होता है, Cl। तो भाग लेने वाले संकेतों, तो संकेत हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और सूत्र हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, सूत्र है, तो इसका HCl। तो यही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के संकेतों एवं सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोलिए समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो आपका
दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण कौ प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कौ प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। नाम से ही क्लियर है, संतुलित मतलब बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें समीकरण के दोनों ओर, और नहीं दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, संतुलित मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब बराबर, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के जो परमाणुओं की जो संख्या है समान है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होता है? समान होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको समझने के लिए हमको एक उदाहरण कराना पड़ेगा। जैसे में आप लोग पहले देखिए, जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच होने वाला रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाला एक समीकरण को लेते हैं। मान चलिए वो कहीं पे लिखा है H2 प्लस O2, यहाँ पे 2H2O लिखा है, क्लियर है? तो इसको हम लोग देखते हैं संतुलित है कि असंतुलित है। चलिए, तो आगे है कि यहाँ पे H2 था, यही ना था, H2 प्लस O2, इधर क्या था? इधर क्या था जी? 2H2O था, क्या ना? तो ये संतुलित है कि असंतुलित है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इधर हम बना देते हैं कि एक साइड में लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? तत्व डालना पड़ेगा, क्लियर है? अब मान चलिए यहाँ पे तत्व दो यूज हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्लियर है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन को गो है, दो गो है, ये राइट साइड को गो है, दो गो इधर है, दो से गुना हुआ है, यानी 4। अब ऑक्सीजन लेफ्ट साइड कितना है? दो गो, यानी 2। राइट साइड कितना है? तो 2 गो, क्लियर है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? और ऑक्सीजन जो है समान है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर 4 गो है। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूँ? तो इधर क्या किया जाए कि ये भी 4 हो जाए। तो अगर यहाँ से 2 से गुना कर दिया जाए तो 2H2 प्लस O2 टेंस टू 2H2O क्या हो जाएगा? तब इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4, इधर भी 2, इधर भी 2, यानी इधर 4, इधर 4, इधर 2, इधर 2। ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, यानी कि दोनों तरफ समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो गया कि नहीं हो गया? जब इसलिए बोला जाता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर क्या होता है? परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, से संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये VBI आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, हिंदी में दे देगा, जैसे में दे देगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, इसके लिए समीकरण लिखे। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन NCERT में दे देता है। समझ में आ गया ना? इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं करा रहा हूँ, अगला क्लास में मैं इसका सारा NCERT का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में कराऊंगा। इसलिए हमारे चैनल से आप सभी जुड़ जाइए, क्योंकि भौकाल होने वाला है। समझ में आ गया ना? और जितने भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, सबों को शेयर कर दीजिए। समझ में आ गया? तो ये जो क्लास है खाली थ्योरी क्लास है, अगला जो क्लास है आप लोग का प्रैक्टिस क्लासेस होगा, यानी एक चैप्टर में 2 क्लास लेंगे,
समझ में आ गया। वन शॉट में केवल क्या ले लेंगे, पूरा इसका टॉपिक ले लेंगे और वन शॉट में पूरा इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ले लेंगे। क्लियर है। तो चलो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। समान हो रहेगा तो उसे संतुलित कहेंगे। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान होता है, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच होने वाले अपक्रिया को एक लेते हैं, जैसे में H2, तो इधर हाइड्रोजन को है 2 गो, इधर ऑक्सीजन को है 2 गो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को है 2 गो, ऑक्सीजन को है 1 गो। अब इधर ऑक्सीजन 2 गो है और इधर ऑक्सीजन 1 गो है, तो दोनों तरफ तत्वों परमाणुओं की संख्या समान हुआ। इधर ये 2 गो है तो ये भी 2 गो है, लेकिन ये 2 गो है, ये 1 गो है, इसलिए क्या है, ये जो समीकरण है ये क्या है, असंतुलित है। क्या है बाबू, असंतुलित है। याद हो जाएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान रहता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जब परमाणुओं के दोनों तरफ क्या होगा, जब अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान रहता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो एक बार दबा के लाइक कर दीजिए। क्लास कैसा लग रहा है आप सब थोड़ा कमेंट करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इधर 2 है, इधर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, इसलिए वो क्या था, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया था। अब चलिए यहाँ पे कुछ आता है संतुलित करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ। उसके बाद से आप लोग क्या करिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन कभी कभी दे देता है 2 नंबर में, कि दे देगा 2 गो क्वेश्चन, कहेगा इसे बताया कि संतुलित है कि असंतुलित, अगर असंतुलित है तो संतुलित करें। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम Mg प्लस ACl, तो MgCl2H2। तो इधर देखिए मैग्नीशियम को गो है, 1 गो है, इधर मैग्नीशियम को गो है तो 1 गो है, यहाँ पे क्लोरीन को गो है, 1 गो है, इधर क्लोरीन को गो है, 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन को गो है, 1 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन को गो है, 2 गो है। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम तो ठीक है भाई, लेकिन इधर हाइड्रोजन जो है 1 गो है ना 2 गो है। ये बात गलत है कि नहीं। जब दोनों पटीदार है और दोनों को बराबर नहीं दीजिएगा तो मार होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसीलिए देखो अब झगड़ा करी, कही कि तू अपने 2 गो ले लो, हमरा के 1 गो है, तब ये नहू हमरा 2 देहे के पड़ी, यानी 2 से गुना कर दी का, अलग कलर से कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, 2 से गुना किए तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इधर भी क्यों हो गया, 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन को गो था, इधर क्लोरीन को गो हो गया 2 गो, इधर भी क्लोरीन को गो हो गया 2 गो, ये 2 गो तो संतुलित हो गया। अब आपका क्या था, यहाँ पे 2 से गुना किए, अब मैग्नीशियम 1 गो है और इधर भी मैग्नीशियम को गो है 1 गो, अर्थात संतुलित हो गया। तो संतुलित समीकरण इसका क्या हुआ, Mg प्लस 2HCl, तो MgCl2 प्लस H2, ये जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। अब आ जाएगा बनाने, बताइए खाली क्या करना है। देख भाई, पहले जो भी क्वेश्चन से दिया है उसको क्या कर लेना है, उसको थोड़ा सा बैक में जाएगा, थोड़ा सा देखो, देखो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बैक में जा रहा हूँ। यही ना था, तो आप देखिए यही हम लोग का क्वेश्चन था कि Mg प्लस ACl था। ठीक है,
इधर MgCl2 और H2। हम लोग जानते हैं संतुलित करने के लिए जब अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान हो जाएगा तो उसे संतुलित कहते हैं, क्या ना। लेकिन यहाँ पे पहले सबसे पहले चेक कर लेंगे संतुलित है कि नहीं। इधर एक है मैग्नीशियम, इधर भी एक, इधर हाइड्रोजन एगो है, इधर हाइड्रोजन कौगो है, दो गो है। यहाँ पे क्लोरीन एगो था और यहाँ पे दो गो था। तो बताइए ये तो असंतुलित है, असंतुलित है तो इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करना था तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे दो गो है, यहाँ भी दो है, तो इधर दो से अगर गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी कौगो हो जाना चाहिए, दो गो हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन दो गो था, इधर क्लोरीन भी कौगो हो गया, दो से गुना हो गया तो दो, इधर भी क्लोरीन कौगो है, दो गो है। और मैग्नीशियम एगो था ही, एगो था ही। इसलिए Mg+2HCl MgCl2 प्लस H2 ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। बताइए समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर डाउट रहेगा तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग देखिए तो कैसे करिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा संतुलित करिए, तो पहले चेक करिए तो संतुलित है कि नहीं है, बताइए संतुलित है कि नहीं है, पहले चेक करिए तो इसको। देखो यहाँ पे एफ ही, यहाँ पे एफ ही कौगो है भाई, एगो है। यहाँ पे एफ ही कौगो है, तीन गो। यहाँ पे हाइड्रोजन कौगो है, दो गो। यहाँ पे हाइड्रोजन कौगो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कौगो है, एक गो। यहाँ पे ऑक्सीजन कौगो है, चार गो। अब ऐसा करे कमाल कि ये बैलेंस हो जाए। यहाँ पे रूल लगता है कि कुछ ऐसा करे कमाल कि संतुलित हो जाए, कुछ ऐसा करे कमाल कि ये संतुलित हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या कमाल करना पड़ेगा कि ये संतुलित हो। तो देखिए यहाँ पे एफ ही कौगो है भाई, यहाँ पे एफ ही जो है एगो है, यहाँ पे तीन गो, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कौगो है, चार गो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है। तो यहाँ पे पहले और एफ ही तीन गो है, तो यहाँ पे तीन से गुना कर देगा, तीन से गुना करेंगे तो इधर भी एफ ही कौगो हो जाएगा, तीन गो, इधर एफ ही कौगो था, ठीक है, एगो तो संतुलित हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन इधर दो गो है, इधर भी क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो गो है, इधर भी दो गो है, ये तो बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे चार गो है, यहाँ पे एगो है, तो अब झमेला भाई। तो हेजा अगर चार से गुना कर दी का, चार से अगर हम गुना कर देता नहीं तो यहाँ पे ऑक्सीजन को गो हो जाए, एनहू चार गो हो जाए, एनहू को गो बा, चार गो बा, तो ना बुझा गईल। लेकिन हेजा हाइड्रोजन का बराजे मर दे, यहाँ पे चार दूनी आठ गो हो गई, अब हेने को गो हो गईल, आठ गो, हेने दुए गो बा। तो कहता मर दे सब जना बराबर हो गईल, हमारा के बराबर ना करबो, तो हेनहू का कोई जाई चार से गुना कर दिए। अब बताओ मर्दे एनहू आठ हो जाई, अब बताओ तीन तीन आठ आठ चार चार, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना भाई, तो संतुलित तो हो गया। तो इसका संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, 3Fe+4H2O to Fe3O4 प्लस 4H, ये जो समीकरण है क्या है, संतुलित है। समझ में आ रहा है? आ जाएगा बनाने, सीख ही लेना है भाई, क्योंकि ये सब VBI है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण के लाभ। आखिर रासायनिक समीकरण के क्या लाभ है, ये सारा चीज आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन ये पहले प्रीवियस पूछा गया है। समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण के कुछ उपयोगी लाभ। तो आता है एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण के क्या लाभ है। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग के निम्नलिखित लाभ है। पहला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण क्या होता है, आसान होता है।
अब मान के चलिए अगर कहीं पे लिखा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है, बताइए कितना कठिन हुआ। लेकिन इसी को अगर हम लोग लिख दे H2 + O2 H2O, कितना आसान है। तो पहले का तो फायदा है से यह बा कि रासायनिक समीकरण के लिखला के यह हमसे फायदा बा कि एक निरूपण बहुत आसान होता है, ये बुझा गई। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें समय की बचत होती है, लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होता है। अब सपोज डेट मान लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूं कि अगर लिखे हम कि जब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। तो बताइए ये लिखना कितना कठिन हुआ। लेकिन इसी के जगह पर हम लोग 2H2 + O2 लिख दे, 2H2O लिख दे तो कितना आसान हो जाएगा। भाई 2 लाइन 2.5 लाइन लिखने से अच्छा है कि H2 + O2 2H2O लिख दिए, काम खत्म। तो पहले दो लाभ इसका समझ में आ गया। इसका निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होता है, लिखने में कागज कम लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार आप लोग बोलिए यस सर या नो सर। समझ में आ रहा है? पहला क्या है कि रासायनिक समीकरण के लिखने से लाभ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो निरूपण होता है वो आसान होता है, इसमें समय का बचत होता है। क्लियर हुआ? और लिखने में कम कागज की आवश्यकता भी होता है। अब अगला है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अधिकारों के द्रव्यमान की भी गणना ठीक ठीक की जा सकती है कि कितना है। समझ में आ गया? कहीं पे H2 दिया है तो H2 का यहाँ पे मतलब जल वाला में H2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जब 2 अणु रहेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि इससे द्रव्यमान भी आसानी से निकाला जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का रासायनिक संकेत का उपयोग होता है, यानी सभी संसार के कोई भी देश हो, अमेरिका हो, कुछ हो, तो वहां पे हाइड्रोजन खातिर HA लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो है वैश्विक पैमाने पर क्या होता है, आसान होता है। अगर मान चलिए हम लोग हिंदी में लिखे, कोई किसी को हिंदी नहीं समझ में आता है तो वो क्या करेगा? हम लोग इंग्लिश में लिखे हैं, किसी को हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा? तो लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण है ये हर एक भाषा में क्या होता है, वही होता है। तो इसलिए संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का रासायनिक संकेत का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, आइए अब अभी हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण से लाभ। लाभ क्या है? इससे समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इसे लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है, काम नहीं होगा, कम होगा भाई साहब, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, कंप्रोमाइज करिएगा। आगे है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की निश्चित मात्रा का निर्माण के लिए आवश्यक अधिकारों के द्रव्यमानों का ठीक ठीक गणना किया जा सकता है, और वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होता है। क्लियर है? अब चलिए आगे लिखा जाए। आगे आप लोग देखिए भाई साहब, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है। तो पहला, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। जैसे में हम लोग अगर लिखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण करता है, तो अभिकारक के प्रतिफल कौन है, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे H2 + O2 लिखे हैं 2H2O, तो जरूर यहाँ पे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है, जल का क्या होता है, H2O। तो पहला फायदा क्या है कि रासायनिक समीकरण से
का सूचना प्राप्त होता है तो पहला तो संकेत और सूत्र पता चल जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? यस या नो कमेंट करिए। आप सब क्यों हार जाते हैं? बाकी लोग कहाँ भाग गया? आप लोग सब किसी को भंडारा में रखो यार, ये साइंस का भौकाल है। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना क्या है? तो यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। हो गया। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। रासायनिक समीकरण के दौरान पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तभी तो यह अभिकारक हुआ। तो इससे रासायनिक समीकरण से पता चलता है कि कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और तीसरा, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या भी पता चलता है। जैसे में यहाँ पे H2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। तो इससे पता चला कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया से और क्या पता चलता है? तो अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या के बारे में भी पता चलता है। तो कोई कहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है, तब बोलिएगा कि संकेत एवं सूत्र की जानकारी होता है, और कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं इसकी जानकारी होता है, और इसमें परमाणु और अणुओं की संख्या कितना है इसकी भी जानकारी प्राप्त होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे है, यह अधिकार को अभिकारकों को एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की संख्या भी बताता है। और यह अभिकारकों, देखिए गलत टाइपिंग हो गया है, अभी तब यहाँ पे अभिकारकों होगा, अभिकारकों होगा। वह अभिकारकों एवं अभिकारकों, यहाँ पे गलती है, इसको छोड़ दीजिए। अभिकारकों यहाँ भी लिख लीजिएगा, अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात भी बताता है। उसके बाद से यह कैसी अभिकार, अभी मिस टाइपिंग, यहाँ पे सब यह अभिकारकों, यहाँ भी अभिकारकों डाल लीजिएगा, अभिकारकों। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन का भी जानकारी देता है। जैसे में सोडियम का कौ परमाणु है? 1, जानकारी प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन का कौ परमाणु है? तो 3 दूनी 6, समझ में आ गया ना। और NH2 का आणविक द्रव्यमान भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 होता है द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 है, तो 2 ही हो जाएगा, तो 14 2 16। तो NH2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। आसानी से पता चल गया। लेकिन अगर ये हम लोग रासायनिक समीकरण में नहीं लिखते तो इसका पता नहीं चलता। तो आइए, अगर आपसे कोई पूछता है कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है, तो बोलिएगा इससे अभिकारकों प्रतिफल के संकेत और सूत्र की जानकारी मिलता है, इससे अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं उसकी जानकारी मिलता है, और यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या को जानकारी देता है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यहाँ तक क्लास समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, इससे क्या हुआ पता चला, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, 3 गो। तो इसकी परमाणु और अणु। और नाइट्रोजन क्या है, इससे पता चला कि नहीं ये परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन अमोनिया क्या है? अणु है। इसका जो मोल है, इससे पता चला कि हाइड्रोजन का 1 मोल है और परमाणु 3 मोल है, और यहाँ पे अमोनिया का इतना मोल है? 2 मोल है। इसका परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का 28 है, यहाँ पे 6 ग्राम है, यहाँ पे 3.4 ग्राम है। आयतन 1 आयतन है, इसका 3 है, इसका 2 है। अब बताइए समीकरण से ये पता चला कि नहीं चला? यहाँ पे समीकरण देख लीजिए, यहाँ पे Na प्लस 3H2 दिया था, यहाँ पे NH2 दिया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब अभिक्रिया की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया की प्रकार की ओर। तो अभिक्रिया का बहुत सारा प्रकार होता है। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार सुन लीजिए। अभी तक हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोगों ने पढ़ा था, इसका उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था, समझ में आ गया।
उसके बाद से अभिकारक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी बाबू कहाँ भाग रहे हैं आप सब, अभी दंगल नामा चलने वाला है, भागो मत रे बच्चों, अभी तो क्लास अभी लंबा है, ये सब वन शॉट है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा रे भाई। चलो आगे, अभिकारक के बाद हम लोग पढ़े प्रतिफल, समझ में आ गया। उसके बाद से हम लोग पढ़े रासायनिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। उसके बाद से इसका प्रकार संतुलित असंतुलित। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है। तब हम लोग पढ़े कि संतुलित रासायनिक समीकरण से की विशेषता या गुण और इसका लाभ। ठीक है, तो इतना टॉपिक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और ये ध्यान रखिएगा, कंकाली समीकरण भी आता है एनसीईआरटी के भाषा में। संतुलित समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लोग वियोजन अभिक्रिया। आइए ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ से गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता। और इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए नाम से क्लियर है, वियोजन, वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। तो बोलिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाते हैं और जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बताइए, याद हो गया किसी को? वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आता है कि वियोजन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? अपघटन अभिक्रिया। इसी को शायद संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। आंसर पर चेक कर दीजिए लो ना, 12th और 10th दोनों है। वियोजन अभिक्रिया याद हो जाएगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का बड़का अणु मर्दे टूट के दो या दो से हती हती यौगिक का निर्माण कर दी, ओकरा के क्या कहल जाई? वियोजन अभिक्रिया कहल जाला। और वियोजन अभिक्रिया के अपघटन अभिक्रिया भी कहल जाला। अब देखो एजा देखावा तनी तारा लोगन के, जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये क्या किया? टूट कर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो यौगिक का निर्माण किया। इसी अभिक्रिया को क्या किया? कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु दो या दो से अधिक अणु में यौगिक में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर है, वियोजन मतलब क्या? वियोजित तो होना, सॉरी, हाँ ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन में क्या होता है? किसी यौगिक के बड़का अणु टूटेगा और दो या दो से अधिक सरल अणुओं का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखे जैसे में जल का एक अणु एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण किया, क्लियर है, तो ये क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, समीकरण दे देगा, कहेगा यह निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी कोई बड़ा यौगिक बहुत बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता होगा, वहां पे समझिए कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है क्लास? चलिए आगे है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है,
उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में धातु हमेशा कैथोड पर और अधातु हमेशा एनोड पर प्राप्त होता है। कैथोड क्या होता है? प्लस होता है, एनोड क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर हो गया? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के द्रव्य ऑक्साइड या क्लोराइड विद्युत में से विद्युत धारा से होकर, सॉरी यहाँ पे होकर लिख सकते हैं, से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सारा का एग्जाम्पल मत छोड़िएगा, जब भी एग्जाम में लिखिए जितना हो सकता है उतना लिखिए सजाकर। डेफिनेशन लिखिए, 2 डेफिनेशन लिखिए, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट है तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट लिखिए, इसको और किस नाम से जाना जाता है अगर हो सकता है तो वह भी लिखिए, और इसका उदाहरण तो जरूर लिखिए। समझ में आ गया? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? याद हो गया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो अभिक्रिया संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। जैसे में NaCl, द्रवित NaCl सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो जो सोडियम है वो कैथोड पर और क्लोरीन जो है एनोड पर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। याद हो गया? वैसी अभिक्रिया जिसमें वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया? जो बार मैं बोलूंगा अलग हो जाएगा बाबू। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपघटित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में NaCl के द्रवित विलयन में क्या करते हैं? जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जल है, जल में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसका Na कैसे होगा? H2 होगा भाई। यहाँ पे H2 कैथोड पर और O2 कहाँ पे? एनोड पर प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो अभी 2 गो अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने कौ गो अभिक्रिया बाबू पढ़ा? एक वियोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और दूसरा हम लोग पढ़े वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया तो वैसा अभिक्रिया जिसमें वैद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो अपघटित होता है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया तो वैसी अभिक्रिया चाहे वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे में FeCuSO4। क्लियर है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये जो आपका लोहा है कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और SO4 से संयोग कर देता है, तो फेरस सल्फेट का निर्माण कर देता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो जब भी देखिएगा कहीं पे एगो है या इधर 2 गो है, अगर इसमें अपने तत्वों का आदान प्रदान कर लिया है, यानी कि सॉरी एगो दूसरे को विस्थापित कर दिया है, अगर एक को विस्थापित किया है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा वैसी अभिक्रिया
जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा जी बाबू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। याद हो जाएगा? यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व या यौगिक दूसरे तत्व या यौगिक को क्या कर रहा था? विस्थापित कर रहा था। क्लियर है? यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर रहा था? विस्थापित कर रहा था। लेकिन इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेगा। उस प्रकार से जो यौगिक जो अभिक्रिया होगा उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे में NaCl और AgNO3 क्लियर है? तो Na सोडियम क्या करेगा? सोडियम NO3 से अभिक्रिया कर लेगा और AgCl से अभिक्रिया कर लेगा। तो समझ में आ गया? यहाँ पे दो यौगिक, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में NaCl एगो यौगिक है, AgNO3 एगो यौगिक है, और Na क्या करता है? अपने Cl को दे देता है और Ag क्या करता है? NO3 को दे देता है। तो इसलिए Na NO3 से संयोग कर लेता है, तो NaNO3 का निर्माण हो जाता है, AgCl से अभिक्रिया करके AgCl का निर्माण कर देता है। समझ में आ गया? तो अब क्लियर हो गया उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसका पहचानने का तरीका है कि इधर एगो तत्व रहेगा, है नहीं यौगिक रहेगा, इधर तत्व यौगिक से अभिक्रिया करेगा और जो शक्तिशाली होगा वो उसको विस्थापित कर देगा। लेकिन यहाँ पे दो यौगिक भाग लेगा और अपने आयनों का आदान प्रदान कर देगा, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नामे से क्लियर? उभय मतलब दोनों, विस्थापन मतलब विस्थापित होना। यानी कि जब दो यौगिक अपने आयनों का क्या कर देगा? विस्थापन कर देगा, अदला बदली कर देगा, तो उसके कारण जो अभिक्रिया वो होगा उसे क्या कहेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे में NaCl सोडियम क्लोराइड को AgNO3 के साथ क्या किया जाता है? अभिक्रिया कराया जाता है, तो AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। याद हो जाएगा? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा? अभी तक देखो कितना आसान होता है ये अभिक्रिया, और आप लोग छोड़ देते हो। ये आपका हर एक साल अभिक्रिया से प्रश्न पूछा जाता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु के समूह किसी दूसरे यौगिक परमाणु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके
दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ कि जब एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं का निर्माण करता है, यौगिकों का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और क्षेपण अभिक्रिया तो जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर स्पष्ट करें। तब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी मतलब होता है निकलना, उत्सर्जन ऊष्मा, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का होता है उत्सर्जन होता है या बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा बाहर निकलता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नाम से क्लियर होना चाहिए भाई साहब, नागिन डांस करा दीजिए इसका। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाता है तो वह पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा निकालता है। और श्वसन भी क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि श्वसन के दौरान भी हम लोग को क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। और भोजन का पचना, बहुत बार एग्जाम में आया है कि भोजन का पचना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ में आ रहा है, एक से बढ़कर एक कंटेंट का यति लगा दिया जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एक बार लगा दबा कर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जिसने की नहीं किया है कर दीजिए, और बाकी बच्चों को शेयर कर दीजिए। क्लास कैसा लग रहा है आप सब एक बार जरूर कमेंट करो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यह भी आपका मस्ट वीवीआई है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में बहुत बार अंतर भी पूछा गया है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, देखो शोषी मतलब होता है अवशोषण, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। जैसे में देखो, एक प्रखनली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, लेकर बेरियम हाइड्रोक्लोराइड के विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल का निर्माण होता है। जमुना में जल का निर्माण हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि उसमें अशोषी अभिक्रिया है। तो NH3Cl2 BuOH के साथ अभिक्रिया करता है तो BeCl2 NH3 और H2O का निर्माण करता है। तो याद हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देगा उसे एकल विस्थापन। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा तो उभय विस्थापन अभिक्रिया पहला था। उसके बाद से एक और था वियोजन अभिक्रिया, तो एक कोई बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं का निर्माण करेगा उसे वियोजन अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार दबा के कमेंट कर दीजिए यस सर। कहा जाता है जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला दिन खुद ही समझ जाएगा। पशुपति सर से खाती देसी मेथड में पढ़कर देखो। समझ में आ रहा है। चलिए आइए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत भी है उदासीनीकरण, यानी कि जिसमें कोई अम्ल क्या करता है, भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाता है, जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एसीएल का क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लियर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके NaCl लवण तथा H2O जल बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है या संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे प्रकाशिकी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रकाशिकी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे में 6CO2H2O क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? संयोग करता है, तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। यह इससे संबंधित कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के समीकरण जितने लोग को याद होगा तो ये क्लियर होगा। 6CO2 12H2O क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से 6H12O6 6O2 6H2O। क्लियर है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग। तो वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, सॉरी ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नाम से क्लियर है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन का संयोग जिस अभिक्रिया में होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा भाई साहब? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में C+O2 CO2, समझ में आ गया? H+O2 SO2, तो ये सब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आगे आता है अवकरण अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो उसे क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। जस्ट अपोजिट, उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? निष्कासन होगा यानी वियोग होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग होगा। यानी एक दूसरे का ये सब क्या है? अपोजिट है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया, और वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा इसे अवकरण अभिक्रिया। जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होगा उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा उसे अवकरण अभिक्रिया। जैसे में H+O2 2H2O। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत ऐसा जो अभिक्रिया है
वो 2-3 गो अभिक्रिया हो सकता है। जैसे में H2 प्लस O2 ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, यानी अवकरण अभिक्रिया भी है। उसके बाद से एक और समीकरण में भी आया था शायद, यानी कि एक एक गो समीकरण जो है 2-3 प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। H2 प्लस Cl2 HCl। क्लियर है? तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई साहब? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो, अभी हम लोगों ने देखा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। सारा जो अभिक्रिया है एक लाइन में याद हो जाएगा। अब आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का भी संयोग हो और हाइड्रोजन का भी संयोग हो, यानी दोनों के वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण, शॉर्टकट में बोला जाता है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए CuO प्लस H2, यहाँ पे CuH2O, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है और वियोग हो, ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है और हाइड्रोजन का वियोग भी हो रहा है। समझ में आ गया? और अब सॉरी, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, जो कि मैंने बता दिया था। अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, अपोजिट होता है। और यहाँ पे रेडॉक्स था कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो अभी हम लोग कितना अभिक्रिया देखे, आइए इसको एक बार ओवरव्यू करा देते हैं। यहाँ पे एक हमको लग रहा है संयोजन अभिक्रिया छूट गया था का, तो हो देखिए हम लोग गलती किए हैं, वहां पे संयोजन को संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, देखिए ये छूट गया था। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करता है या नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे में C प्लस O2 CO2, क्लियर है? Fe प्लस S FeS, Mg प्लस O MgO। यानी कि एक बात आप लोग सुने होंगे, हाइड्रोजन, क्लियर है? हाइड्रोजन क्या है, गैस है, प्लस O2 यह भी क्या है, गैस है, लेकिन बनाया H2O लिक्विड। क्लियर है? तो ये अवस्था में भी मूल पदार्थ से भिन्न तो हल ही है H2O, लेकिन एक बात और आप लोग को जानना होगा, किसी भी चीज को दहन के लिए हाइड्रोजन भी एक दहनशील तत्व है और ऑक्सीजन भी क्या है, जलने के लिए आवश्यक है। लेकिन देखिए कितना कुदरत का खतरनाक नियम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वलनशील है, लेकिन दोनों अभिक्रिया कर लेगा तो जल का बना देगा, यानी कि जिसके कारण आग लगा उसके कारण यह बुझ जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन। नाम से ही क्लियर है, संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है, संयोग। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ये थोड़ा सा छूट गया था। तो आइए हम लोग क्या कौन कौन सा अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करेगा उसे संयोजन। इसके अपोजिट है वियोजन। वियोजन में क्या था कि इसमें बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में बना देगा, उसे वियोजन। क्लियर है? संयोजन में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में संयोग होगा, वियोजन अभिक्रिया में वियोग होगा। क्लियर है? वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा के द्वारा अपघटन होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद से एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई एक परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे परमाणु को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। अब आगे है उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए फिर 2 यौगिक का निर्माण करेगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा, नए अवक्षेप का निर्माण प्राप्त होगा। उसके बाद से उष्मा क्षेपी में उष्मा का निर्माण होगा
उष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होगा, उसके बाद उदासीनीकरण में अम्ल और भस्म मिलकर लवण तथा जल बना लेगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होगा उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होगा उसे अभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा उसे अवकरण अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा उसे अवकरण अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यही ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो बताइए। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के कुछ प्रभाव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के निम्नलिखित प्रभाव है। पहला, भोजन के पाचन ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का दूषित होना, संक्षारण और दहन की क्रिया सब ऑक्सीकरण अवकरण का क्या है? प्रभाव है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भोजन का दूषित होना किसे कहते हैं? इसी को विषाक्त भोजन भी हम लोग कहते हैं। विषाक्त भोजन या दुर्गंधित भोजन भी इसको कहते हैं। याद रखिएगा, आता है विषाक्त भोजन या दुर्गंधित भोजन किसे कहते हैं, इसका रोकने का उपाय, इसका कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, तो दूषित भोजन या दुर्गंधित भोजन या विषाक्त भोजन किसे कहते हैं? 3 गो नाम से जाना जाता है, विषाक्त भोजन या दुर्गंधयुक्त भोजन। क्लियर है? तो जब भोजन को खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें से स्मेल आने लगता है, दुर्गंध आने लगता है, उसी इसे ही क्या कहते हैं? दुर्गंधित भोजन या दूषित भोजन कहते हैं। याद हो जाएगा, जब भोजन को वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उसे दुर्गंध आने लगता है, इसे ही दुर्गंधित भोजन या विषाक्त भोजन, विषाक्त भोजन या भोजन का दूषित होना कहलाता है। भोजन का दूषित होना कहलाता है। याद हो जाएगा, तब भोजन का दूषित होना या विषाक्त भोजन या विषाक्त भोजन या भोजन का दूषित होना किसे कहते हैं? क्या ना, तो जब भोजन को खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसे स्मेल आने लगता है, इसे ही क्या कहते हैं? दुर्गंधित भोजन कहते हैं। भोजन के दुर्गंध होने से बचने का उपाय, तो भोजन को दुर्गंध से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय है, VVI है। भोजन को फ्रिज में रखकर, भोजन को ऐसे बर्तन में रखें जिसमें वायु पर हॉटपॉट वगैरह का यूज कर सकते हैं। हॉटपॉट उसको ना बोलते हैं जी, हाँ शायद हॉटपॉट बोलते हैं, जिसमें आप लोग रोटी वगैरह रखते हैं। क्लियर है? तो विषाक्त भोजन या दुर्गंधित भोजन या भोजन का दूषित होना किसे कहते हैं? तो जब भोजन को खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगता है, इसे ही दुर्गंधित भोजन कहते हैं। भोजन का दुर्गंध होने से बचने का उपाय क्या है? फ्रिज में रख दीजिए, हॉटपॉट वगैरह में रख दीजिए, और भोजन में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर, यानी ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे विषाक्त भोजन या दुर्गंधित भोजन या भोजन का दूषित होना। तो जब भोजन को खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगता है, इसे ही क्या कहते हैं? दुर्गंधित भोजन कहते हैं। इसका उपाय क्या है? फ्रिज में रख दीजिए, हॉटपॉट में रख दीजिए और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ को मिलाकर। अब फिर एक VVI टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, VVI टॉपिक जिसका नाम है संक्षारण। तो धातु के परत दर परत अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। धातु के परत दर परत अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। या किसी धातु के हवा एवं पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? तो धातुओं के परत दर परत अलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। याद हो जाएगा, धातुओं के परत दर परत अलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और किसी धातु के हवा एवं पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा बाबू? बोलिए यस या नो। याद हो जाएगा तो बोलो। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कि जैसे में संक्षारण का उदाहरण क्या हो जाएगा, संक्षारण किसे कहते हैं, तो धातुओं के परत दर परत अलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब कह रहा है लोहे में जंग का लगना, किसका उदाहरण है, संक्षारण का। पीतल के बर्तन में कालिक पड़ना, किसका उदाहरण है, संक्षारण का। सोने या चांदी का मटमैला हो जाना, किसका उदाहरण है, संक्षारण का। अब कह रहा है कि संक्षारण जो है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आएगा संक्षारण किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़े संक्षारण किसे कहते हैं, तो धातु के परत दर परत अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का उदाहरण क्या हो जाएगा, लोहे का जंग का लगना, पीतल के बर्तन में कालिक पड़ जाना, सोने या चांदी का मटमैला हो जाना। और संक्षारण का उदाहरण क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया किसका उदाहरण है, संक्षारण का। अब चलिए आगे है संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त। तो संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त है हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल या आर्द्रता वगैरह हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो ये संक्षारण जब भी होगा उसका ये रीजन है हवा या जल की उपस्थिति हुआ होगा, या हवा का उपस्थिति हुआ होगा, चाहे जल की उपस्थिति हुआ होगा, या आर्द्रता या नमी, या तीसरा में बोल सकते हैं नमी मिला होगा। यही तीनों के कारण ही संक्षारण हो सकता है। अब संक्षारण को रोकने का उपाय, तो संक्षारण के रोकने का उपाय क्या है, तो निम्नलिखित है। पहला पेंट करके, पेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोका जा सकता है। पेंट करके क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। और हवा एवं जल से दूर रहकर तेल या ग्रीस लगाकर जिंक का परत चढ़ा करते। यहाँ पे आता है क्वेश्चन आता है कि जस्तीकरण किसे कहते हैं, VBI। किसी धातु पर जस्ता के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण। किसी धातु पर जस्ता के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण। समझ में आ गया। और मिश्र धातु में परिवर्तन करके, मिश्र धातु में कभी भी क्या होता है, जंग नहीं लगता है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने संक्षारण को पढ़ा। संक्षारण किसे कहते हैं, तो धातु के परत दर परत अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और किसी धातु के हवा एवं पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के शर्त क्या होता है, तो संक्षारण कौन किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बताइए आप लोग इतना सजाकर अगर एग्जाम में लिखते हो तो बताओ कहाँ से नंबर कट जाएगा। अब आगे है इसका शर्त, तो वही हवा जल नमी वगैरह हो जाएगा। अब चलिए आगे संक्षारण को रोकने का उपाय, तो पेंट करके हवा और जल से दूर रखकर, यानी नमी स्थान वाले आर्द्रता स्थान वाले से दूर से रखकर, तेल ग्रीस लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर मिश्र धातु का निर्माण करके। अब आगे है लोहे में जंग कैसा लगता है, यह क्वेश्चन है। तो जब लोहा की बनी वस्तु ज्यादा समय तक हवा और जल के संपर्क में रहता है तो उसमें क्या होने लगता है, संक्षारण होता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। जंग लगने से क्या होता है, तीर देखकर ये समझिए ऑब्जेक्टिव, जंग लगने से लोहे का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लोहे में जंग कैसा लगता है, तो वही लोहे की कोई बनी वस्तु ज्यादा समय तक हवा जल में छोड़ दिया जाए तो उसमें संक्षारण होने लगता है, जिससे जंग लगना भी हम लोग कहते हैं। आएगा संक्षारण का दूसरा नाम क्या है, संक्षारण का दूसरा नाम जंग लगना है, क्लियर है। जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में मूर्छा कहते हैं, समझ में आ गया। अब आगे है कि जंग लगने से लोहे का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आगे है लोहे के लिए आवश्यक शर्त, लोहे के संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त। संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा, तो लोहे के संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, निम्नलिखित है। पहला हवा और ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोहे को जंग से बचाने का उपाय लिखे। तो लोहा को जंग से बचाने का निम्नलिखित उपाय है, वही पेंट कर दीजिए, हवा जल से दूर रखिए, वस्तु पर तेल ग्रीस लगा दीजिए, जिंक की परत चढ़ा दीजिए, मिश्र धातु में परिवर्तित कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब आइए दहन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके ओर दहन, तो किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे
जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? दहन। यानी जलने की क्रिया को ही दहन कहते हैं। लेकिन जलेगा कैसे? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जलेगा तो क्या करेगा? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन। दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे में C+O2 क्या होगा? CO2 का निर्माण करेगा, ऊष्मा का जो प्रकाश का निर्माण करेगा। यह गलती हो गया। दहन किसे कहते हैं? तो जब पदार्थ को ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है तो जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्लियर है? दहन को कौन अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आगे है दहनशील, ज्वलनशील या दाह पदार्थ। आता है दाह पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो जल सकता है उसे ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ या दाह पदार्थ कहते हैं। जैसे में कागज, लकड़ी, मोमबत्ती। ये सारी चीज तो बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अदहनशील या अज्वलनशील या अदाह पदार्थ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैसा पदार्थ जो नहीं जल सकता है उसे क्या कहते हैं? अदहनशील पदार्थ या अदाह पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, बालू, पत्थर आदि। तो अभी हम लोग पढ़े दहन। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और दहन में क्या होता है? जो पदार्थ जल सकता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे या दहनशील पदार्थ कहेंगे या दाह पदार्थ कहेंगे। और वैसा पदार्थ जो नहीं जल सकता उसे अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ या अदाह पदार्थ कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे है दहन के अपोषक। यानी जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? दहन का अपोषक। जैसे में CO2 दहन का अपोषक। क्लियर हो गया? जो जलने में सहायता नहीं करेगा उसे दहन का अपोषक कहते हैं। और दहन का पोषक किसे कहते हैं? जो जलने में सहायता प्रदान करे। अब है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त, ये भी आपका VBI है। तो दहन के लिए आवश्यक 3 गो शर्त चाहिए। दहनशील पदार्थ का उपस्थिति होना चाहिए, यानी जो पदार्थ को जला रहे हैं वो जलने वाला पदार्थ है कि नहीं, ये तो पहले पता कर लिया जाए। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये टॉपिक जो है आप लोग 8th क्लास में अच्छा से पढ़े थे। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू है, कि अभी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। यह सभी दोनों दहन जो है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया के कारण इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कोई भी पदार्थ अगर जलता है तो वह दहनशील पदार्थ है। तो दहनशील पदार्थ होगा तो वहीं दहन की क्रिया होगा। अब ईंट को ले जाकर दहन की क्रिया कराया जा सकेगा क्या? नहीं। तो इसलिए दहन के लिए आवश्यक 3 गो शर्त है। पहले जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए, और तीसरा ज्वलन ताप तक पहुंचना चाहिए। अब माचिस की काठी से आप कोई पलाई या कोई मोट लकड़ी का तख्ता जला पाओगे? नहीं जला पाओगे। क्या जलने वाला नहीं है? जलने वाला है, बट ज्वलन ताप उसका क्या होता है? बहुत उच्च होता है, जिसके कारण जलेगा। जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा वो उतना ही जल्दी आग पर कर लेता है। समझ में आ गया? तो चलिए, दहन के लिए आवश्यक 3 गो शर्त है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा तो एक बार थोड़ा सा सब कोई कमेंट कर दीजिए यस सर। आगे है ज्वलन ताप क्या होता है? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। तो वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करते उसे क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। अब ज्वाला किसे कहते हैं? आइए, तो वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला, फ्लेम कहते हैं। याद हो जाएगा? वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। याद हो जाएगा बाबू? ज्वाला किसे कहते हैं? तो जिसमें कोई पदार्थ जल सकता है उसे ज्वाला कहते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है। जो भी दहनशील गैसें है वो जलेगा तो क्या करेगा? ज्वाला। यानी कि जो ज्वाला के साथ जलता है उस जो वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। आगे आइए, ज्वाला का क्षेत्र पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्वाला का क्षेत्र, ये सारे चीज आपका VBI है। केमिस्ट्री का पहला लेसन में ज्यादा टॉपिक नहीं है। समझ में आ गया? बहुत आसान है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन उठाता है बहुत अच्छा। लास्ट में मैं बताऊंगा। ज्वाला का 3 गो क्षेत्र होता है, केंद्रीय मंडल, प्रकाश मंडल और प्रकाशहीन मंडल। क्लियर है?
तो ज्वाला के कौ क्षेत्र 3 गो, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल। आइए हम लोग देखते हैं केंद्रीय मंडल क्या होता है। तो यह नीला क्षेत्र होता है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होता है, इसे अदहन क्षेत्र भी कहते हैं और इसका ताप जो होता है सबसे कम होता है। तो आता है केंद्रीय मंडल, देखिए इसका आप लोग तो यहाँ पे तुम लोग ज्वाला के 3 गो सॉरी यहाँ पे ज्वाला के 3 गो क्षेत्र आप लोग को देखने को मिला होगा। ज्वाला के कौ गो क्षेत्र, ज्वाला का 3 गो क्षेत्र होता है, क्लियर है। ज्वाला ये हो गया, तो ज्वाला के कौ गो क्षेत्र होता है, 3 गो। पहला क्या होता है, केंद्रीय मंडल। ये जो होता है आप गौर से देखिएगा तो ये जो भाग होता है आपका क्या होता है, नीला होता है, समझ में आ गया। तो आएगा केंद्रीय, केंद्रीय मंडल को क्या कहते हैं, नीला क्षेत्र कहते हैं, समझ में आ गया। इसमें दहन का क्रिया नहीं होता है, इसे अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसका जो ताप होता है सबसे कम होता है, याद हो जाएगा। तो ज्वाला के कौ गो क्षेत्र, 3 गो। पहला क्या होता है, केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल किसे कहते हैं, तो नीला क्षेत्र को केंद्रीय मंडल कहते हैं, इसमें अदहन का भी क्षेत्र इसे कहा जाता है। अब आइए प्रकाशमान मंडल, इसे पीला क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें अपूर्ण दहन होता है, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें ताप जो होता है मृदुल होता है, क्लियर है। और तीसरा जो होता है आपका प्रकाशहीन मंडल, यह काला क्षेत्र इसे कहा जाता है, यह क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। यानी कि हम लोग क्या देखे कि जो दूसरा केंद्रीय मंडल को क्या कहते हैं, नीला क्षेत्र, और प्रकाशमान मंडल को क्या कहते हैं, पीला क्षेत्र कहते हैं। प्रकाशमान मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीला क्षेत्र कहते हैं, समझ में आ गया। क्या होता है आपका, पीला क्षेत्र होता है। तो इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल कहते हैं, इसे पीला क्षेत्र भी कहते हैं, इसे दहन का भी क्षेत्र कहते हैं, समझ में आ गया। और इसका जो ताप होता है मृदुल होता है, ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। और जो आपका जो प्रकाशहीन मंडल जो होता है, प्रकाशहीन मंडल होता है, ये क्या होता है, प्रकाशहीन मंडल क्या होता है, यह इसका काला क्षेत्र होता है। यह क्या होता है, ये सब इसका काला क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, प्रकाशहीन मंडल कहते हैं, इसे काला क्षेत्र भी कहते हैं। और इसका जो ताप होता है, ताप जो होता है सबसे अधिक होता है, याद हो जाएगा। तो ज्वाला किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ गैस वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं, काला क्षेत्र का सॉरी ज्वाला कहते हैं। ज्वाला का 3 गो क्षेत्र होता है, केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, उसके बाद से दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकाशमान मंडल, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रकाशहीन मंडल। इसे काला क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है, यह ज्वाला का सबसे अगला भाग होता है। अब चलिए लास्ट हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा एलपीजी के बारे में हम लोग को पढ़ लेना रहता है। एलपीजी क्या होता है, तो एलपीजी को सबसे पहले द्रवीभूत पेट्रोलियम जो होता है, जो गैस होता है, वो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। तो आता है कि एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, एलपीजी का प्रमुख घटक, तो ये लिखिएगा। अगर ये ऑप्शन में ब्यूटेन ज्यादा दिया रहता है, चाहे C4H10, क्लियर है। तो कोई कहेगा एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है, तो ब्यूटेन है, क्लियर है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, क्लियर है। अब आगे है, यह जलने पर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, पर्याप्त क्या करता है, ऊष्मा प्रदान करता है, इसलिए पेट्रोलियम गैस
उन्नतम ईंधन है। और एलपीजी के जलने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होता है, यानी कि C4H10, यानी कि ब्यूटेन क्या करता है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है। ये उष्मा जो जल होता है वो भाप के रूप में रहता है, क्लियर है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो धुआं के रूप में रहता है। यानी कोई भी पदार्थ जलता है, चाहे एलपीजी जलता है, तो वो क्या करता है, जो भाप देता है वो आपका जो जल होता है, और CO2 रहता है और उष्मा निकलता है, क्लियर है। चलिए आगे है कि एलपीजी के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंधयुक्त एथिल मरकेप्टन की अल्प मात्रा मिला दिया जाता है, समझ में आ गया, ताकि जब रिसराव हो तो पता चल पाए। तो आएगा कि एलपीजी के सिलेंडर में कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो एथिल मरकेप्टन, क्लियर है। और एथिल मरकेप्टन का अनुसूत्र क्या होता है, C2H5SH, क्लियर है। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। तो एलपीजी में हम लोग क्या पढ़े, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को लिक्विड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। इसका प्रमुख घटक ब्यूटेन है। यह जलने पर ऊष्मा प्रदान करता है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, यह उत्तम ईंधन है, क्लियर है। और एलपीजी गैस में मेथिल मरकेप्टन नामक एक विषैला पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि इसका रिसराव हो तो सुनाई दे, सॉरी सुनाई दे मतलब नहीं, महक है। और आपका ये ज्वाला के 3 गो क्षेत्र होता है, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल, क्लियर है। उसके बाद ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे उसे ज्वलन ताप कहेंगे, ज्वाला का है। तो जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे ज्वाला कहते हैं। आगे है दहन के लिए आवश्यक शर्त, दहनशील पदार्थ का होना, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन का अपोषक, जो पदार्थ जलने में सहायता नहीं करता है उसे दहन का अपोषक कहते हैं, जो जलने में क्या करता है, सहायता करता है, उसे दहन का पोषक कहते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या हो जाएगा, दहनशील पदार्थ, जो जल सकता है उसे दहनशील पदार्थ, जो नहीं जल सकता है उसे अदहनशील पदार्थ। दहन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लोहे को जंग लगने का उपाय, पेंट करके, जस्तीकरण करके, ग्रीस लगा के, हवा जल से दूर रखकर, मिश्र धातु का प्रयोग करके। लोहे के लिए आवश्यक शर्त क्या हो जाएगा, संक्षारण के लिए वो हो जाएगा, लोहे में जंग कैसा लगता है ये भी क्लियर हो जाएगा। संक्षारण के रोकने का उपाय तो आप लोगों को क्लियर है। इसके लिए आवश्यक शर्त संक्षारण क्या है, तो धातु के परत दर परत अलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहेंगे। भोजन का दूषित होना, जब खुले समय में लंबे समय तक छोड़ दिया जाएगा तो दुर्गंध आने लगता है, उसे ही भोजन का दूषित होना या दुर्गंधित भोजन या विषाक्त भोजन कहते हैं। हमारे जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण अवक्रिया के प्रभाव, तो ये भोजन का पचना, दूषित भोजन, संक्षारण, ये सारी चीज। ऑक्सीकरण की रेडॉक्स अवक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अवक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा उसे अवकरण अवक्रिया, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे ऑक्सीकरण अवक्रिया। जो ऐसा रासायनिक अवक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में उसे प्रकाश रासायनिक अवक्रिया। उदासीनीकरण अवक्रिया, जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करेगा उसे उदासीनीकरण अवक्रिया। वैसा अवक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषण होगा उसे उष्माशोष्य अवक्रिया। वैसा अवक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होगा उसे उष्माक्षेपी अवक्रिया। वैसा अवक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे अवक्षेपण अवक्रिया। उभय विस्थापन क्रिया, तो जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है उसे उभय विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। आगे है एकल विस्थापन अवक्रिया, वैसा अवक्रिया जिसमें कोई यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। अब है वैद्युत अपघटन अवक्रिया, वैसा रासायनिक अवक्रिया जिसमें धातु के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड विद्युत धारा के प्रभावित होने पर अपघटित हो जाता है उसे वैद्युत अपघटन अवक्रिया। वियोजन अवक्रिया में क्या होता है, किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु के निर्माण करते हैं। अब आगे है संयोजन अवक्रिया, जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है उसे संयोजन या संश्लेषण अवक्रिया कहते हैं। आगे है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या है, तो संकेत और सूत्र की प्राप्ति होती है, अवक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और परमाणु और अणुओं की संख्या की जानकारी होता है। इसके बाद से इसका क्या फायदा है ये क्लियर हो गया होगा। ये संतुलित और संतुलित करने के लिए सीख जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके कराएंगे उसमें मिलेगा आप लोग को, समझ में आ गया।
जब अभिक्रिया के दोनों तरफ अगर परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण जिसमें नहीं होगा उसे असंतुलित। अब है आगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों में सूत्रों की संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अवक्षेप का बनना, तो एक ठोस पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पृथक हो जाता है उसे ये रंग में परिवर्तन, उसके बाद से गैस का बनना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब क्या रासायनिक अभिक्रिया की गुण या विशेषता है। प्रतिफल, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होगा उसे प्रतिफल। अब क्या है रासायनिक अभिक्रिया, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद से आज इतना ही हम लोग पढ़े हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें अगर आप लोगों को यहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगले क्लास में आप लोग को इसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और इस क्लास को आप तमाम सभी छात्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली रहने वाला है। तो आज के क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करिए। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा, पुनः मिलेंगे आप लोगों से कल अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद।